आपको क्या लगता है ब्रह्मोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? उसकी स्पीड, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका एक्सपोर्ट या कुछ और? अपने आंसर को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है स्टोरी के खत्म होते होते आपका आंसर बदल जाए। क्योंकि आज हम एक मिसाइल की कहानी नहीं देखने वाले, आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की कहानी देखने वाले हैं जिसने इंडियन डिफेंस पे गहरी छाप छोड़ी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है 2022 से। पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रैश करता है। कुछ ही देर में टेंशन्स बढ़ने लगती हैं और सवाल उठता है, ये क्या था, कहां से आया था, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये किसी ने जानबूझ के किया था? उसके बाद इंडियन कंफर्मेशन आती है कि एक टेक्निकल इशू के दौरान एक मिसाइल गलती से लॉन्च हो गया। इंसिडेंट सीरियस था, लेकिन हमारी कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि इस इंसिडेंट ने एक सवाल को फिर से जिंदा कर दिया। आखिर ब्रह्मोस में ऐसा क्या खास है जो लोग इसकी इतनी बात करते हैं? और क्या ब्रह्मोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट वाकई उसकी स्पीड है या कहानी कुछ और? चलिए शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले एक चीज को समझते हैं। जब भी लोग ब्रह्मोस की बात करते हैं तो अक्सर एक वर्ड सुनने में आता है, मैक, मैक 2, मैक 3, मैक 5। लेकिन सवाल यह है कि मैक होता क्या है? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैक का मतलब ना जानते हो, क्योंकि ये एक टेक्निकल टर्म है। चलिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक रेस देख रहे हैं, तो मैक 1 का मतलब हुआ साउंड की स्पीड, मैक 2 का मतलब हुआ लगभग उससे 2 गुना, और मैक 3 का मतलब हुआ लगभग 3 गुना। और ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस लगभग मैक 3 के स्पीड के आसपास ट्रैवल करती है। अब आप कहोगे ठीक है, स्पीड तेज है, लेकिन इसमें खास बात क्या है? तो यहीं पे कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि स्पीड का मतलब सिर्फ जल्दी पहुंचना नहीं होता। स्पीड का मतलब होता है सामने वाले के पास रिएक्शन का कम टाइम, और इसी वजह से ब्रह्मोस की स्पीड की इतनी बात होती है। लेकिन रुकिए, ब्रह्मोस की कहानी सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है, इसके नाम में भी एक और बड़ी कहानी छुपी हुई है। आखिर इसका नाम ब्रह्मोस ही क्यों रखा गया? ब्रह्मोस दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और मोस। ब्रह्म आया आपका ब्रह्मपुत्र से और मोस आया आपका मॉस्कवा से। एक नदी इंडिया में है और एक नदी रशिया में है। पहली नजर में सिर्फ एक नाम लग सकता है, लेकिन शायद इस पूरे प्रोजेक्ट की फिलॉसफी इसी नाम में छुपी हुई है, क्योंकि ब्रह्मोस किसी एक देश की कहानी नहीं है, ये एक पार्टनरशिप की कहानी है। अब सवाल यह है कि इंडिया और रशिया को एक साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी? और इसका जवाब समझने के लिए हमें 1990 में जाना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, हिस्ट्री की क्लास नहीं है, हम सिर्फ उतनी हिस्ट्री समझेंगे जितनी इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरत है। एक तरफ इंडिया था जो अपनी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को मजबूत करने की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ रशिया था जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस था। दोनों के पास कुछ था और दोनों को कुछ चाहिए था, और यहीं से पार्टनरशिप का आइडिया जन्म लेता है। और फिर आता है एक इंटरेस्टिंग नंबर, 50.5 और 49.5। इंडिया की हिस्सेदारी 50.5 और रशिया की हिस्सेदारी 49.5। फर्क बहुत छोटा सा था, लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये प्रोजेक्ट दोनों का था तो इंडिया को क्या मिला? सवाल पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो लोग मिलकर के एक स्मार्टफोन की कंपनी शुरू करते हैं। एक के पास सालों का एक्सपीरियंस है, दूसरे के पास इंजीनियर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं और नए आइडियाज हैं। अब सवाल ये नहीं कि फोन किसने बनाया, सवाल ये है कि पार्टनरशिप के बाद दोनों ने क्या सीखा। मुझे लगता है कि ब्रह्मोस को समझने का भी यही सबसे अच्छा तरीका है। एक तरफ रशिया था जिसके पास एक्सपीरियंस था, दूसरी तरफ इंडिया था जो कि कुछ खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहता था। रशिया अपना एक्सपीरियंस लेकर के आया, इंडिया अपने इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के साथ आया। दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ को टेबल पे रखा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात कुछ और है।
अगर आप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को देखेंगे तो आधी कहानी को मिस कर देंगे, क्योंकि असली कहानी प्रोडक्ट के पीछे चल रही थी। इंजीनियर्स नए सिस्टम पर काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज जुड़ रही थी और सप्लायर्स नए इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे थे, और धीरे धीरे एक ऐसी फाउंडेशन तैयार हुई जो कि फाइनल प्रोडक्ट से कहीं बड़ी थी। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि ब्रह्मोस सक्सेसफुल कैसे हुआ, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उसे सालों तक रेलेवेंट रखना उससे भी मुश्किल होता है। सोचिए, अगर कल आप एक कार कंपनी शुरू करते हैं तो क्या सिर्फ कार को डिजाइन कर लेना काफी होगा? शायद नहीं। आपको इंजीनियर्स चाहिए होंगे, फैक्ट्रीज चाहिए होंगी, सप्लायर्स चाहिए होंगे और टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए होगी, और ऐसे लोग चाहिए होंगे जो सालों तक आपके साथ मिलकर के काम कर सके। ब्रह्मोस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसके आसपास पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होने लगा। इंजीनियर्स जुड़े, फैसिलिटीज बनी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ी, और धीरे धीरे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना, एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। लेकिन रुकिए, अगर प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल था तो क्या दुनिया ने उस पर भरोसा किया? किसी भी प्रोडक्ट की असली परीक्षा कब होती है? जब कोई उसे खरीदने के लिए तैयार हो। और ब्रह्मोस की कहानी में भी एक ऐसा मोमेंट आया जब फिलीपींस ने एक फैसला लिया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आप फिलीपींस की जगह पे होते और आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते तो क्या आप ब्रह्मोस खरीदते? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं। फिलीपींस ब्रह्मोस का पहला फॉरेन कस्टमर बना, और पहली नजर में ये एक नॉर्मल एक्सपोर्ट स्टोरी लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये उससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि सबसे मुश्किल कस्टमर कौन सा होता है? पहला कस्टमर। प्रोडक्ट बेचना मुश्किल होता है, लेकिन पहला प्रोडक्ट बेचना उससे भी मुश्किल होता है, क्योंकि पहला कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता, वो आपसे ट्रस्ट खरीद रहा होता है। इसीलिए शायद फिलीपींस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक वैलिडेशन था, ये एक सिग्नल था कि दुनिया के कुछ देश इंडिया को सिर्फ अब एक बायर के रूप में नहीं देख रहे थे, कुछ जगहों पे अब इंडिया एक सेलर बन चुका था। तो चलिए वापस उसी सवाल पे आते हैं कि ब्रह्मोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? स्पीड, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स या कुछ और? अगर अब तक आप यहां तक पहुंच गए हैं तो हो सकता है कि आपका आंसर पहले जैसा ना हो, क्योंकि इस कहानी में हमने स्पीड देखी, पार्टनरशिप देखी, लर्निंग देखी, इंजीनियर्स देखे, फैक्ट्रीज देखी, सप्लायर देखे, और एक फॉरेन कस्टमर भी देखा। अगर आप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को देखेंगे तो आप आधी कहानी को मिस कर देंगे, क्योंकि ब्रह्मोस की कहानी सिर्फ एक मिसाइल की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो इसके पीछे काम कर रहे थे। ये उस सिस्टम की कहानी है जो धीरे धीरे बिल्ड हुआ है। ये उस कॉन्फिडेंस की कहानी है जो सालों में तैयार हुआ है। और शायद इसीलिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो ब्रह्मोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट उसकी स्पीड नहीं है, ब्रह्मोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट उसकी वो जर्नी है जिसने इस स्पीड को मुमकिन बनाया है। कभी कभी दुनिया प्रोडक्ट को देखती है, लेकिन असली कहानी उस प्रोसेस में छुपी होती है जो उस प्रोडक्ट के पीछे होता है। और ब्रह्मोस की कहानी भी उसी प्रोसेस की कहानी है। अब आप बताइए, वीडियो के शुरू में जो आंसर आपके दिमाग में था क्या अभी भी वही है, या इस कहानी के बाद वो बदल गया है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। मैं रियली जानना चाहूंगा कि ब्रह्मोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है? स्पीड, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स या कुछ और? जय हिंद दोस्तों।